झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए भी प्रचार खत्म हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। हर खबर विस्तार से दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आपको हर दिन देश की बड़ी खबर दिखाता हूं, ऐसी खबर जिसका सीधा असर आप पर होता है। देश के बाद आपको मध्य प्रदेश की खबरें दिखाता हूं, फिर छत्तीसगढ़ की हर जरूरी खबर से आपको अपडेट करता हूं जो आपको जानना जरूरी है। 1 घंटे में हमारी कोशिश यही रहती है कि आज दिन भर क्या क्या हुआ और कल क्या क्या होने वाला है, उस पर विस्तार से चर्चा की जाए। चलिए एक एक करके पहले बता देता हूं कि आज आपको क्या क्या दिखाने वाला हूं, कौन सी खबरें हैं जो आज सीधे मुद्दे की बात में आप देखने वाले हैं। सबसे पहले बात मुफ्त के वादों की करेंगे। चुनावी सीजन है, राजनीतिक पार्टियां खूब वादे कर रही हैं। पूरे देश में अब फ्री के पॉलिटिक्स की गूंज है, लेकिन इन वादों से आपको सिर्फ फायदा हो रहा है या इसके नुकसान भी हैं। आज विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जो आपको फ्री कहकर दिया जा रहा है उसके पैसे आप ही दे रहे हैं। कैसे जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा। दूसरी खबर में बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान की। जबलपुर में मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा है कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में दुनिया भारत की ओर देख रही है। और हाँ, भागवत ने हिंदुत्व पर भी बोला है। जुड़े रहिएगा, विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तीसरी खबर में बात एक तस्वीर की करेंगे, ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पूरा देश दुखी। बिहार के बेगूसराय से आई है। ट्रेन की कपलिंग खोलते हुए एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है। कपलिंग की चर्चा इस मौत के बाद पूरे देश में है, इसलिए विस्तार न्यूज ने कपलिंग पर एक विस्तार और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे, विस्तार से दिखाएंगे। चौथी खबर में आपको जबलपुर से आई एक दिल दहला देने वाली खबर दिखाएंगे। जबलपुर में एक भाई ने अपनी बहन को मार दिया है। भाई को बहन पर शक था तो हत्या कर दी। बात करना भी उचित नहीं समझा। पांचवी खबर में बात करेंगे इंदौर में हुई लूट की। इंदौर में बिजनेसमैन के घर में घुसकर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की और फिर पड़ोसी आए तो पड़ोसी के घर भी लूट करने की कोशिश की। पूरी खबर बताएंगे, देखते रहिएगा। छठवीं खबर में बात रायपुर दक्षिण उपचुनाव की करेंगे। आज प्रचार का शोर थम गया है। 13 नवंबर को वोटिंग है। जुड़े रहिएगा, चुनावी अपडेट जानना जरूरी है, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए। और आखिर में एक रिसर्च लेकर आया हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में कौन सी खबर है देख लीजिए आप। मुफ्त में बांटेंगे, देश की गति रोकेंगे। आप देख लीजिए, मुफ्त में बांटेंगे तो देश की गति रोकेंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां दिल खोल कर ऐलान कर रही हैं। फ्री के वादों का चलन सियासत में खूब देखने को मिल रहा है। फ्री बिजली, पानी, बस, अनाज, खाते में खटाखट पैसे, ये सभी वादे घोषणा पत्र में शामिल किए जा रहे हैं। 13 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी वादों का दौर अभी भी जारी है। देख लीजिए और विस्तार से सब कुछ समझ लीजिए। बीजेपी हो या कांग्रेस, शिवसेना हो या एनसीपी, सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं। और अब तो इन वादों पर ही वोटिंग भी होने लगी है। सरकारें बनने और बिगड़ने लगी हैं। जनता को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है खाते में खटाखट पैसे वाला वादा। महिला, युवा, बेरोजगार, चुनावी वादों में सबका ख्याल रखा जा रहा है। फ्री बिजली, फ्री यात्रा, फ्री अनाज, फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट, दिल खोलकर मुफ्त योजनाओं का ऐलान हो रहा है। पहले क्या था? वोट को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशी जनता के बीच जाकर पैसे बांटते थे। शराब की बोतलें गांवों कस्बों में बांटी जाती थी। फ्री में खाना खिलाया जाता था। महिलाओं को साड़ियां बांटी जाती थी। सिलाई मशीन से लेकर और तमाम जरूरत की चीजें, जिसे गैर कानूनी माना जाता है। और ऐसा करते हुए कोई प्रत्याशी पकड़ा जाए तो चुनाव आयोग सख्त एक्शन भी लेता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? राजनीतिक पार्टियां दिल खोलकर फ्री में पैसे बांटने का वादा कर रही हैं। फ्री, फिर इन पर चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा भाई साहब? इन चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट भी
केंद्र और चुनाव आयोग से नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। फिर भी चुनाव आते ही सियासत में फ्री का फंडा चलता है और खूब चलता है। इसलिए पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए कैसे पार्टियां चुनावी वादे कर रही हैं, फिर विस्तार से बात होगी। पहले रिपोर्ट देखिए। मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। प्रति माह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली इस सबको समाहित किया जाएगा। ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। बिजली आएगा, 24 घंटा आएगा, लेकिन बिल आप लोगों के घर पे नहीं आएगा। कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर नहीं हो, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। खूब वादा कर रहे हैं नेता, इसलिए आपको सुना दिया। राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ दशक में फ्री वाले वादे को चुनाव जीतने का हिट फार्मूला समझ लिया है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। स्क्रीन देख लीजिए और सब कुछ समझ लीजिए। सरकार बनी तो महिलाओं को बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी ने हर महीने 3000 देने का वादा किया। 2100 और 3000 मुफ्त में ले लो, मुफ्त में ले लो। फैक्ट्री खुली है, पैसा बन रहा है, चुनाव आ गया है, लो पैसा, लो पैसा। युवाओं के लिए भी खूब वादे किए गए हैं। महायुति ने 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए महीना ट्यूशन फीस देने का वादा किया, जबकि महाविकास अघाड़ी ने भी सरकार बनी तो बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दोनों ही घोषणा पत्रों में किसानों के लिए भी कई वादे किए, जिसमें किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने वादा किया है कि सरकार में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे और किसान सम्मान योजना की राशि 15,000 रुपए करेंगे, जबकि महाविकास अघाड़ी ने वादा किया है कि सरकार बनी तो किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। अब रुकिए जरा, अब रुकिए। आपको एक बात याद होगी और आप ये अक्सर देखते भी होंगे कि किसान चुनावों से पहले कर्ज ले लेते हैं। पता है क्यों लेते हैं? कि भाई साहब, दोनों ही पार्टी, सरकार किसी की भी आए, सरकार किसी की अगुवाई, कर्ज ले लो, कर्ज माफ हो जाएगा, वो पैसा अपने पास आ जाएगा। ये खुलकर बोल रहा हूं इस बात को। क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? क्योंकि ये बिजनेस हो गया है। ये कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है इसको, और इसमें नुकसान किसका होता है? सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होती है, कर्ज लेना पड़ता है। बिजली बिल तो किसी भी चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है, किसी भी चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी बिजली बिल पर खूब वादे किए गए हैं। महायुति ने बिजली बिल में 30% की कमी का वादा किया है, 30%, जबकि महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली खपत वालों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। समझ गए आप घोषणा? सुनते जाइए, सुनते जाइए। टैक्स भरने वाली जनता के पैसों के भरोसे पार्टियां मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान कर रही हैं। याद रखिएगा, ये पैसा टैक्स का आपका है। वोटर्स को लुभाने में ये वादे खूब काम आ रहे हैं। जो जितना वादा कर रहा है उसे उतने वोट मिल रहे हैं। वादा करो वोट लो, वादा करो वोट लो। देखिए, कुछ और विस्तार से देख लीजिए आंकड़े। जिस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े मुफ्त के वादे किए जा रहे हैं ना, वहां की आर्थिक हालत कैसी है आपको पता है? राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। 2014 में महाराष्ट्र पर 3,09,327 करोड़ रुपए का कर्ज था। 3,09,327 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 10 साल बाद 2024 में 135% बढ़कर 7,22,887 पर पहुंचा।
सोचिए आप, 7 लाख, 3 लाख से 7 लाख 22,887 पर पहुंच गया है। यानी 10 साल में ये आंकड़ा 4,18,560 करोड़ बढ़ गया है। करोड़ों में बढ़ रहा है। सोचिए आप, सोचिए जो महाराष्ट्र पहले से ही कर्ज में डूबा है, वहां ये योजनाएं लागू हो गई तो राज्य का आर्थिक बोझ कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे कितना कर्ज बढ़ेगा। इसलिए ये चुनावी वादे वोट हित के लिए तो ठीक हैं, लेकिन इसके विपरीत ये वादे जनहित के लिए हैं या नहीं, वो भी जान लीजिए, वो भी समझ लीजिए। विस्तार से बता रहा हूं। इतने वादे करेंगे तो आपके राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, कर्ज ज्यादा होगा, खर्च कम नहीं होगा, मुफ्त के वादों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, तो राज्य की आर्थिक सेहत बिगड़ जाएगी। और जब आर्थिक हालत खराब होगी तो कीमत जनता को नए नए टैक्स के रूप में चुकानी होगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई कि राज्यों की स्थिति बिगड़ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं, धंसती जा रही हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि राजनीतिक पार्टियां वोट हित के लिए जनहित को किनारे कर रही हैं। मतलब आपको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन घुमा फिराकर वसूली आम जनता से ही की जा रही है। आपके जेब से ही पैसा निकाला जा रहा है, आपके जेब से पैसा निकाला जा रहा है। यह जो मुफ्त में देने का चलन इतना बढ़ गया है कि लोकतंत्र में इन्हें वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत तक कहा जाने लगा है, मतलब घूस। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्रीबीज यानी मुफ्त में जो बांटना है या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। याचिकाकर्ता के वकील से विस्तार न्यूज ने बात की है। कहां? दिल्ली में। सुना दीजिए फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। ये कानूनी तौर पर भी गलत है और नैतिक तौर पर भी गलत है। तो कानूनी तौर पर इसलिए गलत है क्योंकि एक जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल आप सार्वजनिक चीजों को करने के लिए करते हैं, ना कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया आपने। किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो लोगों को मुफ्त में चीजें बांटे। किसके लिए? अपने पावर में आने के लिए। अगस्त 2022 में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मुफ्त की सुविधाएं आगे चलकर सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल सकती हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, खजाना खाली, जिसकी वजह से सरकार फंड की कमी का हवाला देकर बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा सकेगी। सोचिए जरा, फ्रीबीज यानी मुफ्त में बांटने के चक्कर में राज्य सरकारें जनता को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाएंगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सोचिए, जिस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है उसके लिए आपको भी सोचना होगा। फ्री की तो कोई भी चीज आपको आकर्षित करती ही है, मुफ्त में कोई कुछ भी दे। कहते हैं ना कि दान की बछिया का दांत नहीं देखा जाता, लेकिन आपको सोचना होगा इससे आपका देश कहां जा रहा है। ये फ्री की योजनाएं आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देंगी और पूरे देश को तब पता चलेगा जब कोई देश श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही मुफ्त वाले वादे करती रही तो श्रीलंका जैसी स्थिति में भारत भी आ सकता है। रेवड़ी कल्चर से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और अब जब इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई तो आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी थी कि चुनाव में घोषणा करना राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है, इसे बहुत सोच समझकर जनता से किया जाता है। जिसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह कह दिया कि सरकार की वेलफेयर स्कीम और मुफ्त वादों में फर्क होता है। भाई साहब,
फर्क होता है। रेवड़ी बांटने में और वेलफेयर स्कीम में फर्क होता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि वेलफेयर स्कीम और मुफ्त के वादों में फर्क क्या है। जैसे आयुष्मान भारत का उदाहरण ले लीजिए, गरीबों को भी अच्छा इलाज मिल सके, इसलिए केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे गरीबों को सही समय पर मुफ्त इलाज मिला है। इसके अलावा गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, गरीब बच्चों को स्कूल में भोजन, ये सब सरकार मुफ्त में देती है। लेकिन ये कल्याणकारी स्कीम है। इसके उलट, इसके विपरीत फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप, फ्री मोबाइल, फ्री बिजली, महिलाओं के खाते में पैसा, ये सब मुफ्त के वादे हैं। मुफ्त के वादे हैं जो सरकारों पर, राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं। ये जो मुफ्त के वादे हैं, इसके पैसे कहां से आएंगे? जब राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि ये वादे कैसे पूरे होंगे। अगर आपको जनता की फिक्र है तो सरकार बन जाए तो बजट में ऐलान करिए, कैबिनेट की बैठक में फैसला करिए, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में इतने बड़े बड़े मुफ्त के वादे करना ठीक नहीं। आप खुद सोचिए, जनता को अगर सरकारें फ्री स्कूटी, फ्री मोबाइल, फ्री लैपटॉप नहीं देगी तो इससे कितना नुकसान होगा। जनता मुफ्त के वादों को लेकर क्या सोचती है, इसलिए विस्तार न्यूज ने लोगों से भी बात की। सुना दीजिए जनता क्या कह रही है। मुफ्त की रेवड़ी पर जरा सुनाइए उनकी प्रतिक्रिया। ये जो फ्री बीज का वायरस छोड़ा है ना, ये बहुत खतरनाक। फ्री के तो एक कैंसर है, लग गया तो छूटेगा नहीं। ये फ्री का जो रेवड़ी बांटकर लोगों को अपाहिज करना चाह रहे हैं। जनता को ये लालच मत दो, क्योंकि इससे ना देश हमारा बिगड़ेगा ही, सुधरेगा नहीं। यदि अगर कोई गवर्नमेंट देगी तो इसमें किसी को बुरा क्या है, किसी के लिए सबको मिलना चाहिए। मुफ्त की घोषणा जो कर रहे हैं ये तो बहुत गलत है। तो इससे वो अपना फायदा के बजाय अपना फायदा सोच रहे हैं, जनता का फायदा नहीं सोच रहे, इसलिए बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग है। फ्री में आता कहाँ से? कोई भी पार्टी हो अपनी जेब से तो देती नहीं है। उससे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारा पैसा फ्री में क्यों बांटना चाहते हैं? क्या कमा नहीं सकते क्या? फ्री की योजनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितने भी वादे किए हैं एक साल में लगभग 80% वादे पूरे हो चुके हैं। 8 महीने से लगातार महिलाओं को 1000 रुपये दिया जा रहा है। महिलाएं उसे सशक्त हुई है। महिलाओं को पैसा मिलने से उनका स्वाभिमान और सम्मान बरकरार है। यहाँ पे महिलाएं और सभी वर्ग खुश है। योजनाएं बनाई गई है जिससे कि सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है, बहनों को लाभ मिल रहा है। ये बहुत अच्छा है और होना चाहिए, बहुत ही अच्छा, ये सराहनीय कार्य है। तो महिलाओं के लिए राशि देना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मुफ्त चीते बांटना, किसी को सुविधा देना अलग अलग बात होती है। देखिए भाई, सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि सरकार बन गई और सरकारें अगर कोई कल्याणकारी योजना ला रही हैं तो वो आपके हित में है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियों में जो बड़े बड़े वादे करती हैं वो आपके लिए जहर की तरह है, जहर की तरह। वो धीरे धीरे आपको कैसे बर्बाद कर देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वोट देने से पहले सोच समझकर फैसला लीजिए। इन मुफ्त के वादों का राज्यों की सियासत पर क्या असर पड़ता है, ये जानना चाहते हैं तो चलिए आपको अपने सहयोगियों के पास ले चलता हूं। और एक तरफ आपको अंचल शुक्ला दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश से, और दूसरी तरफ मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही राज्य के स्टेट ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं से समझ लेता हूं कि भाई, पूरे राज्य की जिम्मेदारी आप पर है। आप लोग मुफ्त में क्या क्या बांटते हैं? अंचल, सबसे पहले आप बताइए कि राज्यों में इसका क्या असर होता है, और चुनाव के समय में इसका फायदा तो मिल जाता है लेकिन राज्य किस तरह से आर्थिक बोझ की तरह दबते हैं, के तले दबते हैं, इसका असर क्या होता है ये बताइए अंचल। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अगर इसको एक शब्द में कहा जाए तो इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है, जो धीरे धीरे आदमी को मारता है। और जिस तरीके से फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है और चुनावी लाभ उठाने के लिए पार्टियां इस तरीके के प्रलोभन देती है, और फिर उस प्रलोभन को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। और कर्ज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार कर्ज लेता है, जिसका सीधा असर जीडीपी पर भी पड़ता है। और आप देखिए, अगर 2003 से बात की जाए, 2003 के पहले की बात की जाए और आज की बात की जाए, तो देश
प्रदेश जो है वो कहां पर आकर खड़ा हुआ है, कितना कर्ज अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। तो चुनावी जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए देश के जितने भी बड़े आर्थिक सलाहकार रहे हैं या आर्थिक जानकार रहे हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि किसी भी प्रदेश या देश को आगे बढ़ाने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। इन दोनों ही चीज़ों के लिए अगर सरकार कदम उठाती है तो इसे वेलफेयर की श्रेणी में देखा जाता है। लेकिन अगर फ्री की रेवड़ी, चाहे वो फ्री का राशन हो, चाहे वो आप देखिए कि वही गेहूं वही चावल जो सरकार 2000, 2500, 3000 रुपए क्विंटल खरीदती है, वही 1 रुपए 2 रुपए किलो के भाव में जनता को देती है। तो इससे कितना बड़ा नुकसान एक तरीके से हो रहा है। और आर्थिक आधार पर जो आपने बहुत सही बात कही अंचल, आपने एक जो बात करी उसी से मैं कनेक्ट करते हुए, आपने जो बात कही उसी को मैं सवाल बनाते हुए मृगेंद्र जी के पास जाना चाहता हूं। मृगेंद्र जी, अंचल ने कितनी शानदार बात की कि भाई आप शिक्षा की बात करिए ना, आप स्वास्थ्य की बात कीजिए ना। मैंने तो बताया ना कि ये वेलफेयर स्कीम के तहत भाई प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि सबको इलाज मिलना चाहिए, सबका अधिकार है, सब स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें, कमा पैसा अपने से लेंगे, लेकिन ये जो बांटा जा रहा है ये तो कहीं ना कहीं राज्य की स्थिति ही खराब हो रही। क्योंकि एक बार सरकार आई, आपने कर्ज ले लिया, इतना कर लिया, लाख करोड़ रुपए कर्ज ले लिया और फिर उसके बाद क्या किया, आप चले गए। मतलब आपको चिंता ही नहीं, आपको अपने वोटरों की चिंता है, आपको राज्य की आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं। मृगेंद्र, देखिए, मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको। देश में सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। उन्हीं 8 करोड़ लोगों से मिले पैसे को और अन्य मदों से मिले पैसे को ये मुफ्त की रेवड़ी के रूप में बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगा। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50,000 करोड़ का कर्ज था और बीजेपी जो लगातार ये कहती थी कि कांग्रेस सरकार जो है प्रदेश को कर्ज में डुबा रही है, बाद में उसी बीजेपी ने वादे किए कि हम महतारी वंदन योजना का पैसा देंगे, तमाम और वादे किए। तो देखिए, सरकार बनाने के लिए वादे करने की जो परंपरा चल रही है उसका सीधा सीधा नुकसान राज्यों की सेहत पर पड़ता है। पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार चली उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी तरह रुक गया। छत्तीसगढ़ का जो विकास जिस तेजी से हो रहा था उस तेजी से नहीं हो पाया। उसके पीछे 2-3 बड़े कारण थे। जो बड़े पैमाने पर कर्ज माफ़ी की गई, धान की कीमत दी गई, जो 2500 रुपये क्विंटल कांग्रेस ने वादा किया था उसे दिया गया। ये सब जो कारण थे उसके कारण सड़कों का विकास, ब्रिज, पुल, पुलिया ये नहीं बन पाए। अंदरूनी इलाकों में जो सड़कें बननी थी या प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राज्य को राज्यांश देना था वो तक कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई मुफ्त की रेवड़ी बांटने में, जिसका असर उनकी चुनावी सेहत पर हुआ। और अगली बार, इस बार जो 1 साल पहले चुनाव हुए उसमें कांग्रेस हार गई। तो आप समझिए पब्लिक भी जो है मुफ्त की रेवड़ी के आधार पर ही वोटिंग कर रही है और सरकारों को चुनने और बदलने का काम कर रही है। मृगेंद्र जी और अंचल जी, आप लोगों ने जो एक तो राज्यों की स्थिति बताई है और जिस तरह से विस्तार न्यूज ने विस्तार से इस रिपोर्ट को बनाकर आपके सामने इसका विश्लेषण किया है, यकीन मानिए आज अगर हम इसको नहीं रोके, आज अगर इस पर हमने सवाल नहीं उठाया तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां पछताएंगी। हमारी जो पीढ़ियां आने वाली हैं वो सोचेंगे कि देश की स्थिति ऐसे कैसे हो गई। तटस्थ होना पड़ेगा, हिम्मत जुटाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल, मुफ्त की जो रेवड़ी बट रही है इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएगा। स्टैंड लेने की बात होती है, तटस्थता दिखाने की बात होती है। आप किसी भी समाज में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो समाज को इस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, वोटरों को लुभाया जा रहा है, उसको रोका जा सकता है आपके इस प्रयास से। और याद रखिएगा, बिना जनता, जनमत और जनता की प्रतिक्रिया के विस्तार न्यूज कुछ करता नहीं है। इसलिए जनता के पास जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि इससे देश की गति रुकेगी आने वाले समय में, और अगर हां तो फिर हम इसी तरह से तटस्थता के साथ, मजबूती के साथ मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंचल शुक्ला भोपाल से और मृगेंद्र पांडे आपका रायपुर से, बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सी खबर है जानते हैं? तीसरा विश्व युद्ध रोकेगा भारत, किसने कहा है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बम और गोले बरसा रहे हैं। पूरी दुनिया चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है।
ऐसे समय में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। जबलपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तीसरे विश्व युद्ध का। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कह दिया है कि दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है। पहले आप मोहन भागवत का बयान सुन लीजिए, जो पूरे दिन आज देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद आगे बयान का विश्लेषण करेंगे। सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। और उनकी अपेक्षा भारत से है, क्योंकि भारत की परंपरा में भारत का एक कालखंड महाभारत युद्ध के पहले का ऐसा रहा कि सारी दुनिया को हमने भौतिक सुख संपदा भी दी और आत्मिक शांति भी दी। तो हम कह रहे हैं विश्व कल्याण के लिए भारत की आवश्यकता, भारत से अपेक्षा है। भारत विश्वगुरु हो ऐसा सब लोग चाहते हैं। दुनिया के दो महाद्वीपों में महायुद्ध चल रहा है। पहली जंग यूरोप में चल रही है तो 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। दूसरा युद्ध एशिया में चल रहा है, जो इजराइल और हमास के बीच 1 साल से जारी है। एशिया में जारी इस युद्ध की आग अब ईरान और लेबनान तक पहुंच गई है। इन महायुद्धों की तस्वीर देखकर पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के लिए भारत एक भरोसा है, जो दुनिया में फैली अशांति को शांति दूत बनकर खत्म कर सकता है। और इसीलिए शायद मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं। और इसी भरोसे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भरोसा जताया है। मोहन भागवत ने सनातन और हिंदुत्व पर भी बोला है। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि आज के विश्व को जिस कल्याण की आवश्यकता है वो सिर्फ हिंदुत्व ही कर सकता है। ये बयान भी सुनना आपके लिए जरूरी है, इसलिए ये भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा। आज के विश्व को कल्याण की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने वाला केवल हिंदुत्व है। इसलिए हिंदुत्व जो आज विज्ञान सिद्ध भी है और विज्ञान के बहुत आगे है, वो अत्यंत प्रासंगिक कल भी था, आज भी है, सदा रहेगा। क्योंकि हिंदुत्व जिसको कहते वो सारा कुछ रचा गया है अस्तित्व के सत्य के आधार पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं, ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, अंदर की खबर समझना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको श्याम सिंह तोमर के पास लिए चलता हूं। और श्याम सिंह तोमर जो संघ, बीजेपी और इस तरह के बयान जो आते हैं देश में, उसके क्या मायने हैं, उसमें गहराई से अपनी पैनी नजर रखते हैं। इसलिए श्याम तोमर जी बता दीजिए, समझा दीजिए कि आखिर संघ प्रमुख देश में जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं उसको भारत कैसे रोकेगा, के मायने क्या हैं। श्याम जी। देखिए, सरसंघ चालक ने जो कहा है उसके गहरे मायने हैं। आपको याद होगा एक दौर हुआ करता था जब रूस चौधरी हुआ करता था इस दुनिया का, लेकिन रूस टूटने के बाद कमज़ोर हुआ। इसके बाद अमेरिका ने जो है कहीं ना कहीं खुद की चौधराहट कायम की और उसके बाद में कहीं ना कहीं विस्तारवादी सोच लेकर चीन भी आगे बढ़ा। लेकिन दुनिया को अपेक्षा किससे है? भारत से है। भारत क्योंकि हर मामले में चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है, दुनिया के देश चाहते हैं कि भारत की जो सोच है वो प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने वाली है और सबको साथ लेकर चलने वाली है। तो संघ प्रमुख ने यही कहा है कि भला भारत ही कर सकता है, शांति कायम भारत कर सकता है। और अभी जो अलग अलग कोनों में दुनिया में जो है कहीं ना कहीं संघर्ष हो रहा है, दुनिया के देश लड़ रहे हैं, उनको विराम पर लाने का काम भारत ने शुरू कर दिया था। तो अब दौर भारत का है, भारत ही दुनिया को दिशा दे सकता है, शांति कायम कर सकता है, ये वो कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने हिंदुत्व की बात की है, हिंदुत्व और सनातन, ये दुनिया नहीं, आप अपनी पूरी बात कीजिए। ये जो आप हिंदुत्व और सनातन पर बोल रहे थे इसको आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा। पूरी कर लीजिए प्लीज। जी, अभी उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व और सनातन जो है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक भी अप्रोच रखता है और साथ साथ में दुनिया को ये बताता रहा है, दिशा देता रहा, आज से नहीं सदियों से, बरसों से। तो अब हिंदुत्व की ही चलेगी, गूंज हिंदुत्व की होगी, डंका हिंदुत्व का बजेगा, क्योंकि ये शांति वाला जो पैगाम देता है हिंदुत्व और सबको साथ चलने की बात करता है। जाने जी, इसमें कोई संदेह नहीं श्याम जी,
इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया का नजरिया भारत को देखने का बदला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ने अपनी ताकत दुनिया को बताई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का नागरिक अगर आज विदेश में है तो उसका सम्मान बढ़ा है, उसका कद बढ़ा है और भारत की दूरदर्शिता बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्लेषण करने के लिए इतने शानदार तरीके से श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, ये मौत देखकर हर इंसान दुखी है, हर इंसान दुखी है। और आपको पता है ये मौत हर दूसरे मोबाइल पर आदमी देख रहा है, पूरे देश में चर्चा का विषय। एक मौत जो हर दूसरे मोबाइल में दिख जा रही है। जो देख रहा है वो उस तस्वीर को देखकर ठहर जा रहा है। उसके मन में एक सवाल आ रहा है। जानते हैं वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि आखिर ये मौत हुई कैसे, आखिर ये जान गई कैसे। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख लीजिए, अपनी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर ध्यान से देख लीजिए। याद आ गया होगा आप में ऐसा शायद ही कोई होगा जो इस तस्वीर को पिछले 2 दिन में न देखा हो। जिसकी जान गई उसका नाम अमर है। और सबसे दुखद पहलू यह है कि जिसकी जान गई उस अमर कुमार की आज से ठीक 1 महीने बाद 11 दिसंबर को शादी होनी थी। कितनी दुखद खबर है और कितने अव्यवस्थित ढंग से एक शख्स की जान गई है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। पूरा मामला बिहार के बेगूसराय का है। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन में ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच दबकर अमर कुमार की दुखद मौत हो गई। मौत कितनी दर्दनाक हो सकती है ये अमर की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। घटना 9 नवंबर की है, जब बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अमर कुमार ट्रेन की कपलिंग खोल रहे थे। इसी दौरान इंजन बैक हुआ और इंजन और बोगी के बीच दबने से अमर की जान चली गई। अमर की मौके पर ही मौत हो गई और लापरवाही की हद ये थी कि मौत के बाद भी 2 घंटे तक अमर का शव ट्रेन में ही दबा रहा। इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। जब मैंने ये तस्वीर देखी तो बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। इसके बाद वही सारे सवाल मेरे मन में भी आए जो आपके मन में आ रहे होंगे कि ये दर्दनाक मौत आखिर कैसे हुई हो। इसके लिए कपलिंग की पूरी प्रक्रिया से लेकर मौत के संभावित कारण सब कुछ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कपलिंग क्या होती है, कैसे होती है। ट्रेन के इंजन को बोगी से अलग करने या जोड़ने के पूरे प्रोसेस को शटिंग कहा जाता है। ये देखिए आप नीचे, देखिए आप नीचे, सब कुछ आप देख रहे होंगे। नीचे आपको हुक दिख रहा है। इसी प्रोसेस को शटिंग कहा जाता है। देख लीजिए आप सीधे सब कुछ नीचे देख रहे होंगे। जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ दिखा रहा हूं। देखिए आप, इस पूरे प्रोसेस को शटिंग कहा जाता है। इंजन और बोगी के दोनों सिरों पर आपको जो गोल गोल पाइप जैसे दिखते हैं उसे वफर कहते हैं। ये वफर शॉकअप का काम करते हैं। जब इंजन और बोगी आपस में टकराते हैं तो यही शॉकर झटके के असर को कम करता है और इंजन को बोगी से जोड़ने या खोलने के लिए लोहे के हुक को लगाने या हटाने की प्रक्रिया को कपलिंग कहा जाता है। अब भारत में अभी भी कुछ ट्रेनों में मैनुअल कपलिंग होती है। मैनुअल कपलिंग में एक कर्मचारी को ट्रेन और बोगी के बीच खड़े होकर हुक फंसाना पड़ता है। जैसे अभी मैं बीच में खड़ा हूं और आपको बीच में हुक दिखाई दे रहा है, इसी को फंसाया जाता है। आप मुझे देख लीजिए और समझिए कि मैं कपलिंग कर रहा हूं और नीचे सब कुछ आपको दिख रहा है, इसी हुक। बस यही इस हादसे की मुख्य वजह भी बना। यह तो थी बात कपलिंग की, ये बात कपलिंग की। लेकिन अब 2 तस्वीरों से यह समझ लीजिए, देखिए, लेकिन अब 2 तस्वीरों से 2 तस्वीर चलाइए भाई, यह समझ लीजिए कि मैनुअल कपलिंग और ऑटोमेटिक कपलिंग क्या होती है। पहली तस्वीर मैनुअल कपलिंग की है, जिसमें आप देख सकते हैं रेलवे के एक कर्मचारी को ट्रेन और बोगी के बीच खड़े होकर हुक को फंसाना होता है, जबकि ऑटोमेटिक कपलिंग में किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं होती। ट्रेन और बोगी पास आने के बाद आपस में खुद ही जुड़ जाते हैं।
भारत में अभी ऑटोमेटिक कपलिंग की सुविधा नहीं। अब तक आप कपलिंग को काफी हद तक समझ गए होंगे, लेकिन इस प्रोसेस को और आसानी से समझना चाहते हैं तो आपको समझाने के लिए हमारे सहयोगी नितेश गर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे और कपलिंग की पूरी प्रक्रिया को लाइव जाना है, लाइव समझाए, क्योंकि ये मौत हर किसी के मन में एक सवाल पैदा कर रही थी और उस सवाल का जवाब ढूंढना विस्तार न्यूज का काम है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। आप भी देख लीजिए नितेश गर्ग की वो ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें पूरी प्रक्रिया को नितेश ने बहुत विस्तार से समझाया है। दिखाइए रिपोर्ट। इन दिनों बिहार के बरौनी रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तमाम तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, या ये कोई दुर्घटना थी, या फिर ये कोई साजिश, ये कोई लापरवाही थी रेलवे विभाग की, ये था क्या? कपलिंग दिखाने लाया हूं और एक एक चीज समझाने आया हूं कि आखिर कैसे अमर कुमार की जान जो है इस हाइड्रोलिक सिस्टम के बीच में जाती है, कैसे एक चूक जान पर बन सकती है। ट्रेन की कपलिंग कुछ ऐसे होती है। ये आप देखिए, ट्रेन आपको दिखाई दे रही होगी और ये ट्रेन का इंजन है और ये इधर पे दिखाई दे रहा होगा डिब्बा, दूसरी तरफ दिखाइए। और ये कपलिंग करने के लिए ये दोनों जो साथी हैं ये रेलवे में कांटा वाला कहलाते हैं और ये दोनों तैयार है कांटा वाला। देखिए इनका जॉब कितना टफेस्ट जॉब है, कितनी मेहनत करते हैं। डर नहीं लगता जब दो इंजन इस तरीके से आते हैं? ये तो रोज का काम है, ये तो डर कैसे लगेगा। इधर दिखाइए, ये कपल हो रहा है। नहीं हुआ, फिर से मिलाने बोलो। नहीं हुआ। ये जब कपल होता है तो ये ट्रेन तो बड़ी वजनी होती है, इसमें तो बड़ी ताकत होती, कई लोग बीच में खड़े होकर कपल कर देते हैं। वहाँ पे नहीं करना है, ये सीपीसी में दूर में ही रहना है। स्क्रू कपलिंग के लिए जब जोड़ चिपकाने के बाद फिर उसमें डालना पड़ता है। ये आप देखिए कपलिंग इसको कहते हैं। ये जुड़ गई है लेकिन अभी कपल नहीं हो पा रही, कपल नहीं हो पा रही, अड़चन जा रही भैया। एक मिनट। हाँ मिलाइए भैया। ऐसे इशारा देते हैं, देखिए आप इनके हाथ भी दिखाओ, इशारा दिखाओ। राइट, पीछे देखने बोलेंगे। नहीं हुआ, हो गया। हो गया। ये आप देखिए, ये कहलाती है कपलिंग। हो गया। राइट भैया, राइट। अब ये दोनों देखिए, इनको कांटा वाला कहते हैं, ये रेलवे में पोस्ट होता है। और अब ये देखिए इस तरीके से अंदर चले गए। ये आप थोड़ा बताते जाइए ना क्या क्या कर रहे हैं, हम ऐसे देखते जाते हैं। पिन लगा रहे हैं ताकि आपका जैसे बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं? वो पिन लगा रहे हैं ताकि गाड़ी अनकपल ना हो, उसको लॉक कर रहे हैं। ये तो थी कपलिंग की पूरी प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी की जान कैसे जा सकती है, ये भी समझाने का प्रयास हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने किया है। ये पूरी रिपोर्ट एक संभावना पर आधारित है, लेकिन देख लीजिए सावधान करने वाली रिपोर्ट। देखिए बिहार के बरौनी स्टेशन में जो अमर कुमार के साथ हुआ वो कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये डिब्बा है, ये इंजन है। सेम ऐसी ही स्थिति थी जब जो है अमर कुमार यहाँ पर कपलिंग कर रहे थे। अमर कुमार नीचे आते हैं, दिखाइएगा। और जब अमर कुमार नीचे आते हैं तो उनके जो साथी रहते हैं वो जो है उनके मदद करते हैं। दोनों ही वैसे साथी काम करते हैं, लेकिन कभी कभी एक साथी बाहर हो जाता है, कभी एक अंदर होता है, या दोनों अंदर जाकर अपना काम करते हैं। इस स्थिति में क्या है, अमर कुमार यहाँ जाते हैं, ये तमाम कील, ये नेट, ये सब कुछ जो है लगाते हैं। और अमूमन कई बार देखा जाता है कि यहाँ पास जो है दूसरा साथी खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं। लेकिन ये रिस्की काम होता है। कपलिंग के दौरान जो है बाहर खड़े रहना चाहिए, कपलिंग के बाद जो है यहाँ पर जाना चाहिए। जब ये लगा देते हैं तो ये अमूमन ये जो साफ्ट आप देख रहे हैं थोड़ा सा गैप रहता है और वही यहाँ पर गैप बन जाता है। यहाँ पर जो है एक लोको पायलट जो होता है, ऊपर व्यक्ति होता है। तो अमर कुमार को जब इधर निकलना था तो एक प्रिकॉशनरी लेके निकलना था झुक के,
लेकिन अमर कुमार क्या है, यहाँ पर खड़े रहते हैं या यहाँ से निकलते रहते हैं और इसी समय मोहम्मद सुलेमान के द्वारा इशारा दे दिया जाता है और इंजन जो है जैसे ही पीछे किया जाता है तो अमर कुमार इसके बीच में आ जाते हैं, या इंजन खींचा जाता है तब अमर कुमार जो है इसके बीच में आ जाते हैं और अमर कुमार की जान चली जाती है। शाबाश नितेश इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए, और शाबाश इसलिए कह रहा हूं कि विस्तार न्यूज़ है। अगर एक मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगी तो उसके पहलुओं पर इतने विस्तार से बात करना जरूरी है। और सीधे मुद्दे की बात यह है कि तकनीक से भरे इस दौर में किसी कर्मचारी की इस तरह से मौत बहुत दर्दनाक होने के साथ दुखद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है भाई? हाथी के इस बच्चे को इंसान ने दर्द दिया। मत करिए ऐसा, मत करिए। बहुत दुखद खबर। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक वीडियो आया है, देखकर दुखी हूं। ये एक हाथी के बच्चे का वीडियो है। आपको लग रहा होगा कि हाथी का बच्चा नदी में खड़े होकर पानी से खेल रहा है, लेकिन इसके दर्द को बताएंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। इसकी पीड़ा को सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे, रो पड़ेंगे। विश्वास नहीं होगा कि किसी बेजुबान के साथ ऐसा भी हो सकता है। इस बेजुबान के जबड़े पर घाव है, चोट से परेशान है ये हाथी, चोट से परेशान। क्या गलती है इस हाथी के बच्चे की जो इस तरह का दर्द झेल रहा है? पोटास बम से जबड़ा फट गया है, पिछले 48 घंटे से घायल है, दर्द में है, बहुत गंभीर चोट लगी है। हल्का सा हाथ जल जाए तो बहुत दर्द होता है भाई साहब, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुरंत ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस हाथी के बच्चे के मुंह में बम फट गया। यह हाथी का बच्चा कितने दर्द में होगा इसे कोई महसूस नहीं कर सकता। हम इंसानों को चोट लगे तो तुरंत इलाज मिल जाता है, लेकिन हाथी का बच्चा क्या ही कर पाएगा। इसीलिए जंगल में कीचड़ वाले पानी में खड़ा है, घाव में सूंड से पानी डाल रहा है ताकि दर्द कम हो जाए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए, ये भी आपको बता देता हूं। घटना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की है। 7 नवंबर को अधिकारियों को सीता नदी टाइगर रिजर्व में खून बिखरे होने की सूचना मिली। जब छानबीन शुरू हुई तो मौके से पोटास बम का टुकड़ा बरामद हुआ। अगले दिन एंटी पोचिंग टीम ने मौके का मुआयना किया और करीब 6 किलोमीटर तक गिरे खून के धब्बों और पैर के निशानों को ट्रेस किया गया। फिर अधिकारियों और डॉक्टरों ने डॉग स्क्वाड और ड्रोन से घायल हाथी की तलाश शुरू की। 3 दिन की तलाश के बाद 10 नवंबर को घायल हाथी मिला। घायल हाथी एक छोटा सा बच्चा है जिसका जबड़ा सूजा हुआ है और पैर में भी चोट लगी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 35 से 40 हाथियों का दल सीता नदी वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा था। इसी दौरान शिकारियों के लगाए पोटास बम का यह हाथी शिकार हो गया। विस्फोट ऐसा था कि हाथियों का दल 4 छोटे छोटे दलों में बंट गया। पोटास बम हाथी के लिए उपयोग किया गया था। यह जंगली सुअर के लिए इसकी जांच हो रही है। कल सुबह डॉक्टर्स की टीम द्वारा हाथी का इलाज किया जाएगा। वन विभाग ने पोटास बम लगाने वाले व्यक्ति की सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हाथी के इस दर्द को देखकर गुस्सा आ रहा है। यही सोच रहा हूं, जिस शख्स की वजह से इस मासूम को दर्द झेलना पड़ रहा है वो इंसान तो नहीं होगा। ऐसे दरिंदे के लिए तो 10,000 इनाम बहुत कम है। खबर आई तो विस्तार न्यूज भी मौके पर पहुंचा। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, आप भी महसूस करेंगे कि आखिर उस जंगल में कितना दर्द लेकर ये हाथी का बच्चा घूम रहा हो। देखिए रिपोर्ट। किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कोई नहीं होता है। हम जहाँ मौजूद हैं वो जगह है जिसे आप देख रहे हैं, सीता नदी अभयारण्य। यहीं पर एक हाथी का बच्चा जो है घायल अवस्था में है और उसकी माँ हाथी जो है उसके साथ में है। और जो घायल हाथी है उसका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, उसको इलाज देने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। सीता नदी अभयारण्य के उसी जंगल के हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर कल वो घायल अवस्था में हाथी खड़ा था।
ये वही बांध है जहाँ पर हाथी खड़ा हुआ था और अपने आप को इसी पानी से जो है राहत देने के लिए पानी और जो है कीचड़ अपने ऊपर लगा रहा था। ये हाथी के बच्चे का एक पैर ये दिखाई दे रहा होगा, एक पैर ये है और इसके साथ ही जो घायल अवस्था में उसका पैर था ये इधर दिखाई दे रहा होगा, तीसरा पैर, और ये चौथा पैर इसी मिट्टी की दिशा में उसका यहाँ संभवतः उसने रखा था। 30 से 40 जो लोग हैं लगभग वन विभाग के इकट्ठे हुए हैं और सभी लोग जो है मंत्रणा बना रहे हैं कि आखिरकार हाथी को कैसे नीचे लाया जाए, हाथी नीचे कैसे आएगा और हाथी का इलाज कैसे होगा। बहुत दुखद घटना है, हर कोई इस खबर को सुनकर आहत है। जिस पोटास बम से हाथी का बच्चा घायल हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए उसके बारे में भी आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए। पोटास बम बेहद खतरनाक होता है। पोटास अक्सर पोटेशियम सल्फेट के रूप में मिलता है। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट को मिलाकर पोटास बम बनाया जाता है। ये एक बेहद खतरनाक विस्फोटक है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानों पर सल्फर और पोटास आसानी से मिल जाता है। 1 किलो पोटास बम से करीब 1000 धमाके किए जा सकते हैं। पोटास बम के थोड़ी सी मात्रा में इस तरह का विस्फोट हो सकता है कि शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, साथ ही किसी आदमी की जान भी जा सकती है। लोग खेतों में जंगली सूअरों को रोकने के लिए पोटास बम का प्रयोग करते हैं और दूसरे जानवर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। धमतरी में भी यही हुआ। पोटास बम की चपेट में आकर एक हाथी का बच्चा घायल हो गया। इसके साथ ही घायल हाथी का इलाज आसान नहीं है। जहां पर घायल हाथी का बच्चा मौजूद है वहां करीब 40 हाथियों का एक बड़ा दल मौजूद है। ऐसे में घायल हाथी का रेस्क्यू बहुत मुश्किल है। घायल हाथी के रेस्क्यू के लिए जाने वाली टीम को जान का खतरा भी है, क्योंकि हाथियों का दल उन पर हमला कर सकता है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी परेशानी क्या है जानते हैं? अगर सही समय पर घायल हाथी का रेस्क्यू नहीं किया गया तो हाथी की जान भी जा सकती है, क्योंकि घायल होने की वजह से हाथी कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक, सुन लीजिए। चुनौती है क्योंकि टेरेन जैसे पहाड़ी वाला है और घना जंगल है, तो हमें पता नहीं लगता है कि जैसे 20 मीटर में भी हाथी हो तो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन ट्रैकर्स लोग हमारे जो है पूरी जान अपने जोखिम में डाल के जो है पूरा हमें लोकेशन बता रहे हैं हाथियों का। और थर्मल ड्रोन्स की भी जो टीम है रायपुर से वो भी आई हुई है, तो उसकी मदद से हम जो है कोशिश करेंगे जो पीछे रह जाते हैं, जो उसके बच्चा और उसकी माँ है, तो उसको अलग से कॉर्डन ऑफ करके उपचार देने की कोशिश की जाएगी। हाथी के बच्चे के रेस्क्यू में बहुत दिक्कत होने वाली है। इस तरह की घटनाएं हाथियों के भविष्य को लेकर बहुत परेशान करने वाली हैं। समझ गए आप? छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद यानी कि नवंबर 2000 से नवंबर 2024 तक बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई है। इन 24 सालों में कुल 226 हाथियों की मौत हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। करीब 79 हाथियों की करंट लगने से मौत हुई है और इनमें 46 नर हाथी भी मारे गए। आपको बांधवगढ़ की घटना याद ही होगी। 29 अक्टूबर से लेकर आज 11 नवंबर तक 11 हाथियों की मौत हो चुकी है। हाथियों को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक के मुख्यमंत्री परेशान हैं, बैठक कर रहे हैं, चिंतित हैं। ऐसे में धमतरी की यह तस्वीर भी परेशान करने वाली है। एक छोटा सा हाथी इंसानों की दरिंदगी का शिकार हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मई 2020 में मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी ही एक घटना घटी थी केरल के मल्लपुरम में। गर्भवती हथिनी को फल में रखकर पटाखे खिलाने का मामला सामने आया था। इस घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया था। देश के हर व्यक्ति के मन में इस घटना के बाद आक्रोश था। पटाखा खाने के चलते हथिनी का जबड़ा फट गया था। हथिनी 4 दिन तक वेलियार नदी में खड़ी रही। 4 दिनों तक लगातार दर्द में रही, फिर हाथी की मौत हो गई। बेजुबानों पर ऐसा अत्याचार करने वाले लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये घटनाएं इंसानियत पर सवाल खड़ा करती हैं। बेजुबान जानवरों पर इस तरह का अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस किसी ने भी इस छोटे से हाथी के बच्चे को ये दर्द दिया है, उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? दिव्यांग का सर्टिफिकेट बन गया है, ट्राइसाइकिल भी मिल जाएगी। ये सीधे मुद्दे की बात की खबर का असर है। मानवता के लिए चलाई गई ये खबर का असर है। दिव्यांग को अधिकार दिलाने की जो हमारी मुहिम थी उसका असर। और आज एक अच्छी खबर आई है।
बहुत अच्छी खबर है, दिल को सुकून देने वाली खबर है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, आपकी फिक्र करता है, ये साबित करने वाली खबर आई है। पूरी खबर जान लीजिए, विस्तार से आपको बता देते हैं। गुरुवार को हमने आपको एक खबर दिखाई थी सागर की। सागर के अनिल कुमार दिव्यांग है और एक ट्राईसाइकिल के लिए प्रशासन के दर पर भटक रहे थे। अनिल कुमार जब सब जगह से थक गए तो उन्होंने विस्तार न्यूज से मदद मांगी। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। विस्तार न्यूज ने खबर दिखाने के साथ ही वादा भी किया था कि अगर 3 दिन में प्रशासन अपनी मजबूरियों के चलते ट्राईसाइकिल नहीं दे सकता तो विस्तार न्यूज परिवार अनिल को ट्राईसाइकिल देगा। अनिल कुमार को ट्राईसाइकिल दिलाने की मुहिम में आज हमें पहली खुशखबरी मिल गई है। मतलब सीढ़ी हम चढ़ गए। खुशखबरी क्या है, इन 2 तस्वीरों से समझिए। दरअसल हुआ यह था कि प्रशासन के नियम के अनुसार ट्राईसाइकिल उसको ही दी जाती है जो 80% दिव्यांग हो, जबकि सरकारी पैरामीटर के हिसाब से अनिल 70% दिव्यांग है। बस यही 10% की वजह से प्रशासन अनिल को ट्राईसाइकिल नहीं दे रहा था। हालांकि अनिल के दोनों पैर पूरी तरह से काम नहीं करते और अनिल का दावा था कि वो 90% बीमार है। अब विस्तार न्यूज में खबर दिखाने के बाद हमने सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली है। प्रशासन ने अब अनिल को नया सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया है, जिसमें अनिल को 80% दिव्यांग बताया गया है। सोचिए एक दिव्यांग की लड़ाई विस्तार न्यूज कैसे लड़ रहा है, उसको हक दिलाने के लिए कैसे प्राइम टाइम पर रोज बात कर रहा है। यही विस्तार न्यूज है जो दुनिया में, देश में, आपके प्रदेश में आपके हक की बात करता है। 80% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अनिल खुश हैं। अनिल को भरोसा हो गया है कि अब उसे ट्राईसाइकिल मिल जाएगी। अनिल विस्तार न्यूज का धन्यवाद भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अनिल, सुन लीजिए जरा। सर, मेरा 70% का कार्ड बना था, अब वो मेरा 70% विकलांगता का सर्टिफिकेट बना था, अब वो 80% का कर दिया है। और उनके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार न्यूज वालों के लिए। ठीक है। पहले क्या आप प्रशासन ने क्या बोला था आपसे? पहले मेरे को चक्कर लगवाए थे, 4 चक्कर लगवाए। उसके बाद जब विस्तार न्यूज आई तो प्रशासन ने मेरे से संपर्क किया और मेरे को ये 80% का बना के दिया। अनिल बहुत खुश हैं। अनिल की खुशी से हम भी खुश हैं, पूरा विस्तार परिवार खुश है। सच में बहुत सुकून मिलता है जब किसी की भी मदद हो पाती है। आज हमें अपनी मुहिम में पहली सफलता मिली है। जल्द ही दिव्यांग अनिल को ट्राईसाइकिल भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो हमारा वादा अभी भी कायम है कि हम अनिल को ट्राईसाइकिल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है उसकी बात करते हैं। अगली खबर क्या है भाई, रायपुर दक्षिण की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रोड शो किया है और कांग्रेस में आपको दम दिखाते भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। वहीं कांग्रेस ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 2 दिन पहले ताबड़तोड़ जनसभा किया। मतलब दोनों तरफ से जीत के लिए घमासान जारी है, क्योंकि कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, मतलब 3 घंटे तक रोड शो में रहे। बीजेपी ने इस रोड शो के लिए बड़ी तैयारी की है। अलग अलग जगह में सामाजिक संगठन और व्यापारी संगठन का मंच लगाया गया था। देख लीजिए। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा ने भी जोर लगाया। दक्षिण में रथ लेकर आकाश शर्मा भी निकले थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक दोनों ही पार्टियों ने रायपुर दक्षिण के फतेह के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो देख लीजिए और समझिए कि कैसी कोशिश हो रही है इस सीट को जीतने के लिए। दिखाइए जरा रिपोर्ट। सभी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। माहौल तो दिख रहा है, माहौल तो जनता बता रही है। आएंगे तो सुनील सोनी जी कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। बुरोजी है कि जब बुद्धिजीवी वर्ग सोचता है परिवर्तन की जरूर परिवर्तन होता है।
इस खबर को आप देख रहे थे तो आप समझ रहे होंगे कि कितना चुनावी घमासान मचा हुआ है। 8:51 हो गया है, लेकिन पांडे जी समझा दीजिए जल्दी से 1 मिनट में पूरा समीकरण। क्या गूढ़ा गणित हो गया है, सब कुछ कंफर्म हो गया है, बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई है। पहली बार ये चुनाव, एक उपचुनाव एक सीट के लिए हो रहा है, लेकिन बीजेपी के करीब 1000 नेता जो मंत्री झारखंड चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं वो सब उतरे हैं। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी, एक एक बूथ की जिम्मेदारी बड़े बड़े नेताओं को दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस बार बीजेपी के पैटर्न में ही चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के 1200 नेता इस चुनाव प्रचार में। दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार घर घर जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हो चरणदास महंत या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी लोग, मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी ये पहला चुनाव लग रहा है जिसमें कांटे की टक्कर है। मृगेन जी, रायपुर दक्षिण कांग्रेस जीते या बीजेपी, विस्तार न्यूज के हमारे साथी सहयोगियों ने और आप लोगों की प्लानिंग ने कवरेज की जंग जीत ली है। दक्षिण में विस्तार न्यूज को लोगों ने खूब देखा है, इसके लिए आपको बधाई। नतीजे आएंगे तो जो जीतेगा उसको भी हम लोग बधाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और अब इजाजत दीजिए। और टाइम हो गया 8:53, लेकिन फिर भी दुर्गेश गोपाल का आदेश है कि आप दिखा दीजिए कि किस नंबर पर आपको अपनी बात कहना है। 8282824982 में आप अपनी समस्या को बताइए, हम आपकी समस्या को दिखाते रहेंगे, ट्राईसाइकिल दिलाने की मुहिम चलाते रहेंगे और रेवड़ी यानी मुफ्त में जो योजनाएं बांट रही है सरकार, उसके खिलाफ भी मुहिम चलाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।